नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल SRT टेक एंड पर। साथियों, आज के वीडियो में हम हाउ टू फाइल फॉर्म 24Q TDS रिटर्न ऑन सैलरी, यानी जो सैलरी से टैक्स से काटा जाता है टैक्स डिडक्टर के द्वारा, उसका फोर्थ क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का कैसे फाइल करें हम अपने लॉगिन से। तो इसकी संपूर्ण प्रोसेस है वो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि हमें इस क्वार्टरली रिटर्न फाइल को करने के लिए कौन सी यूटिलिटी चाहिए और उन यूटिलिटीज में फाइल को किस तरह से तैयार करें, कैसे एक्सट्रैक्ट करें और किस तरह से अपलोड करें। ये संपूर्ण प्रोसेस है वो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक करें और अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें। और इसी तरह के नए वीडियो की सूचना प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो साथियों, सबसे पहले आपको इस फाइल को तैयार करने के लिए दो यूटिलिटी की आवश्यकता होगी। एक यूटिलिटी होगी TDS RPU 4.1 वर्जन की और एक FVU 7.6 वर्जन की FVU फाइल। रिटर्न प्रिपेयर यूटिलिटी है जिसमें आपको यह फाइल है वो तैयार करनी है और उस फाइल को वैलिडेट करने के लिए आपको फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी 7.6 वर्जन की आवश्यकता होगी। ये दोनों फाइलें आपको TinNSDL की साइट से डाउनलोड करनी है। इनके डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं इससे संबंधित वीडियो मैंने पहले से बना रखा है। मैं अपने इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, TDS ट्रेस नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें TDS रिटर्न फाइल से संबंधित सारे वीडियो हैं वो अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप इन वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले इनको डाउनलोड कर लिया आपने, उसके बाद में इनको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप इनको एक फोल्डर बना करके उसमें सेव कर लें और वहां से आपको इनको एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस फाइल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद में एक ऑप्शन मिलेगा आपको एक्सट्रैक्ट हियर, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये फाइल है वो एक्सट्रैक्ट होकर के इस तरह से एक फोल्डर में आपके सामने क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह से जो फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी है उसको भी आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करने के बाद में तो ये भी आपकी फाइल है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। अब आपको अपनी TDS रिटर्न फाइल तैयार करने के लिए जो RPU फाइल है उसके ऊपर डबल क्लिक करना है या राइट क्लिक करके ओपन विद कर लेना है। उसके बाद में इस तरह से आपके सामने कुछ फाइल्स हैं वो ओपन होंगी। इनमें आपको नीचे की तरफ चलना है और नीचे फाइल का नाम दिया गया है TDS RPU 4.1। अब इसमें आप कैसे पहचान करेंगे, यानी ये इस तरफ फाइल की साइज लिखी हुई है तो सबसे बड़ी जो फाइल है वो इसी की होगी। तो इसी को आपको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे ये मैसेज आपके सामने ओपन होगा, इसको आप ओके कर दीजिए। ओके करते ही एक नया विंडो आपके सामने ओपन होगा। यहाँ से आपको फॉर्म नंबर सेलेक्ट करना है। तो फॉर्म नंबर 24Q सेलेक्ट करना है। आप रेगुलर फाइल अपलोड तैयार कर रहे हैं तो यहाँ से रेगुलर, और अगर आप करेक्शन कर फाइल तैयार कर रहे हैं तो यहाँ से करेक्शन वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेंगे। मैं आपको रेगुलर फाइल फोर्थ क्वार्टर जो इस वर्ष का है उसकी प्रोसेस बता रहा हूँ, तो आप यहाँ रेगुलर कर लें। और आप पहली बार तैयार कर रहे हैं तो क्लिक टू कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लें। मैंने फाइल है वो पहले से तैयार करके रखी है ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो और वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो, इसलिए मैंने जो फाइल सेव करके रखी है उसी को मैं ओपन करके बता देता हूँ। तो ओपन ए सेव्ड रेगुलर फाइल, आप भी इसी तरह से अगर पहले से तैयार फाइल है तो उसको ओपन करने के लिए इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपके PC की लोकेशन ओपन होंगी। यहाँ से आप उस फोल्डर पे जाइए जहाँ आपने अपने फाइल को सेव करके रखा है।
तो चलिए मैं मेरी लोकेशन है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और वहाँ से उस फाइल को मैं सेलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने जो फाइल तैयार करके रखी है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो फाइल ओपनड सक्सेसफुली, अपनी फाइल है वो सक्सेसफुली ओपन हो चुकी है। देखिए Q4 है, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 असेसमेंट ईयर अपने आप यहाँ से आ जाएगा। तो ये फॉर्म है वो आप पहले 3 क्वार्टर भर चुके हैं, उनमें जैसे फाइल किया है उसी तरह से इस फाइल को इस फॉर्म को आप फिल कर लेंगे। उसके बाद में चालान है वो आपके जितने भी हैं 1 2 3 4 वो आप यहाँ ऐड करके उनकी डिटेल है वो भी फाइल कर लेंगे, ये भी आपको पता है। फिर एनेक्सर फर्स्ट है, उसमें आपके 3 मंथ्स की ये जो सैलरी डिटेल होती है चालान वाइज वो आपको फिल करनी है, जो 3 क्वार्टर में आप करते आ रहे हैं। 4th क्वार्टर में अपना फोकस है वो एनेक्सर सेकंड के ऊपर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये फाइलें हैं वो आप तैयार करते आ रहे हैं और ये आसानी से आप तैयार भी कर लेते हैं। 4th क्वार्टर है उसमें एक एनेक्सर सेकंड होता है सैलरी डिटेल से संबंधित, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तैयार करने में, तो हम उनको आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ तक के आप पहले 3 क्वार्टर में करते आ रहे हैं। चलिए चलते हैं सेकंड एनेक्सर पे। तो सेकंड एनेक्सर है वो आपके सामने मैंने तैयार करके रखा है। अब कौन से कॉलम में आपको किस तरह से डेटा है उसको फिल करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। तो यहाँ से देखिए ये पहला नंबर है, उसमें आपको सीरियल नंबर डाल देने हैं, जितने एम्प्लॉयज आपकी कार्यालय के अधीन हैं वो सीरियल नंबर यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में ये अपडेट मोड है वो करेक्शन करते समय काम में आता है, तो रेगुलर फाइल में इसमें कुछ भी आपको फाइल नहीं फिल नहीं करना है। उसके बाद में परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ जितने एम्प्लॉय हैं आपके उनके पेन नंबर आपको यहाँ फिल करने हैं। उसके आगे ये पेन नंबर किस एम्प्लॉय का है वो नाम आपको यहाँ फिल करना है। डिडक्टिव टाइप सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, अदर्स है, तो उसमें आप यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर महिला है तो वुमेन सेलेक्ट करेंगे, सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन है तो सुपर सीनियर सिटीजन और अदर है तो अदर। ये आप अपने हिसाब से आपके कार्यालय के जो एम्प्लॉय हैं उसके अनुसार आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ आपको पीरियड टाइम है वो सिलेक्ट करना है कि जो कार्मिक है वो आपके कार्यालय में इस फाइनेंशियल ईयर में कब से कब तक कार्य किया है। अगर पूरे सेशन में आपके यहाँ रहा है तो यहाँ से आप 1/4/2021 सेलेक्ट कर लेंगे और 2 में आप 31/3/2022 ये सेलेक्ट कर लेंगे। 8 नंबर कॉलम है, इसमें आपकी जो ग्रोस सैलरी है वो आएगी। ये आगे के कुछ कॉलम्स हैं 59 61, उनमें आप जैसे ही उनकी ग्रोस सैलरी फिल करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है। 9 नंबर कॉलम है उसमें आपको करना है कि रिपोर्टेड टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम अदर एम्प्लॉयज। अगर एम्प्लॉय आपको एक से अधिक कार्यालय में काम करता है और अपने पिछले एम्प्लॉयर की सैलरी डिटेल आपको देता है तो वो आपको यहाँ फिल करनी है। फिर ये टोटल अमाउंट है वो 8 और 9 का योग अपने आप यहाँ आ जाएगा। इसके बाद में कुछ डिडक्शंस हैं, इनमें आपको 16 सेकेंड 16 थर्ड इनमें तो आपको कुछ फिल करना नहीं है। अगर आपके केस में ये आते हैं तो आप इनको भर सकते हैं। और जो 16A1 है जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है 50,000 रुपये की, वो आप इस कॉलम में यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद में 14 नंबर कॉलम है उसमें टोटल अपने आप हो जाएगा, यानी ये होगा आपके जो ग्रोस सैलरी है उसमें से ये जो डिडक्शंस हैं इनको घटाने के बाद में बचने वाला शेष है वो आएगा।
अब इसके बाद में आपको चलना है 15 नंबर कॉलम पे। 15 नंबर कॉलम है, उसमें इनकम एडमिसिबल लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी जो हाउस प्रॉपर्टी है उससे आपको इनकम हो रही है या लॉस हो रहा है उसकी डिटेल आपको यहाँ फिल करनी है। तो आपके यहाँ जो एम्प्लॉई हैं उन्होंने अगर होम लोन ले रखा है तो उसे होम लोन का जो ब्याज होता है उस ब्याज में अगर कोई छूट लेना चाहता है तो आपको इस 15 नंबर कॉलम में यहाँ फिल करना है माइनस लगा करके। और अगर किसी को हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है तो वो आपकी इनकम आ जाएगी प्लस में। जैसे किसी को मकान किराया प्राप्त हो रहा है, ये है, उस केस में आपको यहाँ प्लस में है वो राशि भरनी है। और गृह ऋण से ब्याज आप पेड कर रहे हैं तो वो ब्याज की राशि छूट लेने के लिए माइनस लगा करके आपको यहाँ फिल करना है। 16 नंबर कॉलम है, उसमें आपको मैन्युअली कुछ करना नहीं है, यहाँ ऑटोमेटिक है, वो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। 17 और 18 नंबर कॉलम है, उसमें भी आपको कुछ फिल नहीं करना है। उसके बाद में अमाउंट डिडक्टिवेबल अंडर सेक्शन 80 CCG एप्लीकेबल। अगर 80 CCG में किसी डिडक्टिबल आपको 19 नंबर कॉलम है उसमें फिल करनी है। उसके बाद में चलिए आगे 20 नंबर कॉलम है, वो है अमाउंट डिडक्टिवेबल अंडर एनी प्रीवियस ऑफ चैप्टर 6A डिडक्टिवेबल अमाउंट, यानी 16A के तहत आपकी कोई डिडक्टेबल अमाउंट है जिसमें आपकी 80C और 80CCD1, 80CCD1 बी और 80CCD2 और जो डोनेशन वाली है 80G वाली है, उसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉय का डिडक्टेबल अमाउंट है तो वो आपको यहाँ इस 20 नंबर कॉलम में फिल करना है। जैसे किसी को चिकित्सा के ऊपर मेडिकल अलाउंस है वो मिलते हैं तो वो राशि आपको यहाँ फिल करनी है। जैसे विकलांग भत्ता वगैरह होता है वो आपको यहाँ इस 20 नंबर कॉलम में है वो फिल करनी है। 21 और 22 नंबर कॉलम ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएंगे। 23 नंबर कॉलम है, उसमें इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम, आपके एम्प्लॉय का उसकी सैलरी के ऊपर कितना टोटल टैक्स बन रहा है वो टैक्स आपको यहाँ 23 नंबर कॉलम में फिल करना है। और सरचार्ज है वो अगर कोई है तो 24 नंबर कॉलम में फिल करना है। और 25 नंबर कॉलम है, उसमें जो एजुकेशन सेस वगैरह होता है 4% टैक्स के ऊपर, वो आपको यहाँ फिल करना है। और इसके बाद में 27 नंबर कॉलम है, उसमें जो नेट लाइबिलिटी है टैक्स की वो कैलकुलेट होकर के आपके यहाँ आ जाएगी। उसके बाद में 28 नंबर कॉलम है, उसमें आपने उस एम्प्लॉय का कितना टैक्स डिडक्ट किया है वो आपको 28 नंबर कॉलम में फिल करना है। और उसके बाद में अन्य अगर एम्प्लॉयर है जहाँ से एम्प्लॉय काम करके आया है, अगर उसकी इनकम आप शो कर रहे हैं तो उस एम्प्लॉयर ने उसे आपके एम्प्लॉय का कितना टैक्स डिडक्ट किया है वो आपको 29 नंबर कॉलम में फिल करना है। और 30 और 31 नंबर कॉलम है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आ जाएंगे कि आपने एम्प्लॉय का है वो कितना टैक्स काटा है। और जो 31 नंबर कॉलम है उसमें आपके एम्प्लॉय का रिफंड बन रहा है या फिर शॉर्ट डिडक्शन आ रहा है वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। रिफंड है वो रिफंड वाली राशि आपको यहाँ माइनस में शो होगी, और अगर टैक्स कम कटा है तो वो राशि आपको यहाँ प्लस में शो होगी। तो यहाँ 31 नंबर कॉलम है, उसमें कोई भी राशि प्लस में शो नहीं होनी चाहिए। अगर प्लस में आ रही है तो आपका शॉर्ट डिडक्शन है, तो आपको जब ये फाइल प्रोसेस होगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा तो आपको शॉर्ट डिडक्शन का नोटिस प्राप्त हो सकता है। इसलिए आप पूरे श्योरली हो जाएं कि 31 नंबर कॉलम है उसमें कोई भी राशि है वो आपको प्लस में शो नहीं हो रही है। उसके बाद में 32 नंबर कॉलम है, उसमें आपको करना है वेदर टैक्स डिडक्टेड, ये शॉर्ट डिडक्शन से संबंधित हैं। तो आप इनमें अगर आपका कोई भी शॉर्ट डिडक्शन नहीं है तो नो नो आप यहाँ सेलेक्ट कर दें। उसके बाद में ये कॉलम है वो कोई खास आपके काम के नहीं है। अगर आप किसी भी एम्प्लॉय को हाउस रेंट अलाउंस में छूट नहीं दे रहे हैं तो
अगर हाउस रेंट में आप छूट दे रहे हैं तो ये 34 नंबर कॉलम है, उसमें आपको यहाँ पहले यस सेलेक्ट करना होगा 33 नंबर कॉलम में, और उसके बाद में आपको उस मकान मालिक के नाम और पेन नंबर है वो आपको यहाँ फिल करने होंगे, 1 2 3 जितने भी आपके मकान मालिक हैं उनके। तो आपको इन कॉलम्स में कुछ नहीं करना है, अब आपको डायरेक्ट चलना है। ये 42 नंबर कॉलम है, उसमें भी आपको नो कर देना है, और एक 51 नंबर कॉलम है उसमें भी नो कर देना है। अगर यहाँ नो नहीं करेंगे तो आपकी फाइल है वो वैलिडेट नहीं होगी। अब ये सुपर इन्वेंशन से संबंधित हैं, 52 नंबर से लेकर के 57 नंबर तक। तो अगर आपके ये है तो आप इनको फिल कर दीजिए, वरना आप इनको खाली छोड़ दीजिए। 58 नंबर कॉलम है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा, इन सुपर इन्वेंशन फंड से संबंधित है। अब 59 नंबर कॉलम है, उसमें आपको एम्प्लॉय की पूरे साल की ग्रोस टोटल इनकम है वो फिल करनी है। और ये 60 है और 61 और 62 और 63 नंबर कॉलम, इनमें आपको कुछ फिल करना नहीं है। अगर आपके ये कोई है तो आप इनको फिल कर दीजिए, वरना आपको 66 नंबर कॉलम में अगर आप किसी को एचआरए की छूट दे रहे हैं तो वो आप यहाँ एचआरए की छूट है वो दिखा सकते हैं, जितनी राशि के ऊपर उनको छूट दे रहे हैं वो राशि। और फिर जो 68 नंबर कॉलम है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। आपकी जो ग्रोस सैलरी है उसमें से जो हाउस रेंट अलाउंस की छूट है वो घट जाएगी, और जो शेष राशि होगी उसका टोटल आपको 88 सॉरी जो भी आप 61 60 से लेकर के 66 नंबर तक के कॉलम में कोई छूट की राशि फिल कर रहे हैं तो उसका टोटल आपको यहाँ 68 नंबर कॉलम में मिल जाएगा। अब बात करते हैं 69 नंबर कॉलम की। तो 69 नंबर कॉलम है, उसमें इनकम अंडर द हेड ऑफ सोर्स ऑफर्ड फॉर टीडीएस सेक्शन 192। अगर कोई एम्प्लॉय आपको अपनी सैलरी के अलावा अदर इनकम में शो कर रहा है तो वो आपको यहाँ इस 69 नंबर कॉलम में फिल करनी है। जैसे कोई अपने ब्याज की राशि है वो शो कर रहा है, या कोई भी सेविंग से संबंधित इनकम उनकी हो रही है तो वो इनकम आपको यहाँ 69 नंबर कॉलम में फिल करनी है। और फिर 70 नंबर कॉलम है वो आपके सेक्शन 80C के तहत है, जो जिसमें आपको छूट मिलती है। तो वो कुल राशि आपको यहाँ फिल करनी है जो अधिकतम 1.5 लाख की होगी। अगर एम्प्लॉय ने कितनी राशि का इन्वेस्ट है वो किया है वो टोटल आपको यहाँ फिल करना है 70 नंबर कॉलम में। और 71 नंबर कॉलम है, उसमें उस इन्वेस्ट में से डिडक्टेबल अमाउंट कितनी है वो आपको यहाँ 71 नंबर कॉलम में फिल करनी है, जो 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर ये 80CC से संबंधित है, ग्रोस अमाउंट है वो 72 में फिल करनी है, और 73 में डिडक्टेबल अमाउंट आपको फिल करनी है। और ये 74 75 नंबर कॉलम है वो एनपीएस कार्मिकों से संबंधित हैं। एम्प्लॉय ने आपकी अपनी सैलरी से कितना अंशदान किया है एनपीएस में, वो टोटल राशि आपको यहाँ 74 में फिल करनी है, और उसमें से आपको छूट कितने की देनी है, जो ये 71 नंबर कॉलम में 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं हो। अगर 71 नंबर कॉलम में 1.5 लाख आ रही है तो फिर 75 नंबर कॉलम में आप उसके छूट की राशि है वो शून्य आएगी। उसके बाद में 76 नंबर कॉलम है, उसमें एनपीएस कार्मिक अपनी एनपीएस अंशदान को अगर स्प्लिट करते हैं 80CCD1 और 80CCD1B में, तो 1B में अधिकतम 50,000 रुपये की राशि है वो छूट के दायरे में आती है। तो 50,000 ग्रॉस अमाउंट है वो 76 नंबर कॉलम में फिल कर सकते हैं, और उसमें से कितने छूट ले रहे हैं वो आपको फिल करनी है 77 नंबर कॉलम में। 78 और 79 है नंबर कॉलम है,
वो गवर्नमेंट अंशदान से संबंधित है। एनपीएस कार्मिकों के लिए जो गवर्नमेंट 10% या 14% राशि जो जमा कराती है गवर्नमेंट अपना अंशदान, वो ग्रोस अमाउंट है 78 नंबर कॉलम में, और डिडक्टेबल अमाउंट है वो 79 नंबर कॉलम में आएगा। 80D सेक्शन है, उसमें हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित है। अगर किसी कार्मिक की ग्रोस अमाउंट है तो वो आपको 80 नंबर कॉलम में फिल करनी है, और उसमें से छूट कितने की प्राप्त हो रही है वो 81 नंबर कॉलम में फिल करनी है। और इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए अगर कोई लोन ले रखा है उसकी ग्रोस अमाउंट है वो 82 नंबर कॉलम में आपको फिल करनी है, और डिडक्टेबल अमाउंट है वो 83 कॉलम में फिल करनी है। इसी तरह से 80G यानी जो डोनेशन से संबंधित राशि है वो आपको 84 और 85 नंबर कॉलम में फिल करनी है। 84 नंबर कॉलम में ग्रोस अमाउंट फिल करनी है, और क्वालिफाइंग अमाउंट है वो 86 में फिल करनी है, और 87 नंबर कॉलम है उसमें 86 नंबर कॉलम में डिडक्टेबल अमाउंट 80G की यानी कितनी राशि है उसमें उसकी छूट मिल सकती है वो 86 में फिल करनी है। और अगर कोई एम्प्लॉय आपको अपने सेविंग अकाउंट की ब्याज की राशि का विवरण देता है तो 87 नंबर कॉलम है उसमें कुल ब्याज की राशि है वो आपको फिल करनी है, और 88 नंबर कॉलम में क्वालिफाइंग अमाउंट फिल करनी है, और 89 में डिडक्टेबल अमाउंट है वो फिल करनी है। अब उसके बाद में 90 नंबर कॉलम है, उसमें अगर किसी एम्प्लॉय का की ग्रोस टोटल इनकम है यानी इन्वेस्ट करने के बाद में 5 लाख रुपए से कम की बचती है तो उनको 12,500 रुपये की टैक्स में छूट मिलती है। वो होती है रिबेट अंडर सेक्शन 97A के तहत। तो अगर 12,500 रुपये से कम का यदि किसी एम्प्लॉय का टैक्स बन रहा है तो वो राशि आपको यहाँ फिल करनी है, क्योंकि वो राशि उसकी इसमें छूट के दायरे में आ जाएगी और उसको टैक्स पेड नहीं करना पड़ेगा। कई साथी क्या करते हैं कि ये छूट नहीं दिखाते हैं तो फिर उनको सोर्स डिडक्शन का नोटिस आ जाता है। तो अगर 12,500 रुपये से कम किसी का टैक्स बन रहा है तो वो इस रिबेट के तहत आपको यहाँ इस कॉलम में दर्शाना होगा। और उसके बाद में अमाउंट डिडक्टेबल अंडर एनी अदर प्रोविजंस ऑफ 16A यानी चैप्टर 6 में अगर ये जो 6-7 सेक्शन मैंने आपको बताए हैं 80C/1, 80C, 80G, 80D, 80E, इनके अलावा अगर कोई डिडक्शन है तो वो आपको इसमें टोटल फिल कर देना है। जैसे विकलांग भत्ता वगैरह है, चिकित्सा ये है तो वो आपको इसमें फिल कर देना है। और 92 है उसमें क्वालिफाइंग अमाउंट फिल करनी है। और जो लास्ट कॉलम है उसमें वेदर ऑप्शन फॉर टैक्सेबल अंडर 6115 BAC, तो यानी ये है कि आप का जो कर्मचारी है वो ओल्ड जो स्कीम है टैक्स की वो लेना चाह रहा है या नहीं लेना चाह रहा है। अगर कोई एम्प्लॉई न्यू टैक्स स्लैब ले रहा है तो यहाँ यस कर देना है, और अगर पुरानी लेना चाहता है तो यहाँ नो कर दीजिए। तो ये इस तरह से आपका एनेक्सर सेकंड है वो जो सैलरी डिटेल वाला है वो तैयार हो जाएगा। एक एक कर्मचारी का आपको इसी तरह से तैयार करना है। और अब की बार इसमें एक एनेक्सर थर्ड और जोड़ दिए गए हैं जो गवर्नमेंट जो ऑफिसेज हैं उनके अधीन काम कर रहे एम्प्लॉय हैं उनके लिए यह नहीं है, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन से संबंधित है। और चूंकि गवर्नमेंट जो भी ऑफिसेज हैं उनमें 16 एज के बाद में रिटायरमेंट मिल जाता है, इसलिए ये गवर्नमेंट जो डिडक्टर हैं उनके केस में ये जो एनेक्सर थर्ड है वो खाली ही रहेगा। इसमें कोई डिटेल आपको फिल नहीं करनी है। जो प्राइवेट कंपनी है उनमें अगर 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उनकी डिटेल यहाँ उनको फिल करनी होती है। तो इस तरह से ये फाइल आपने तैयार कर ली, तो उसके बाद में आपको इसे सेव कर लेना है।
जैसे मैंने कोई फोल्डर बना करके उसमें सेव कर रखा था और उसके बाद में मैंने आपको यहाँ ओपन करके बताया है। इसी तरह से आप भी किसी फोल्डर में इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद में अब आपको क्रिएट फाइल करना है, जो आपको ई फाइलिंग पोर्टल के ऊपर अपलोड करनी है, उसकी एक फाइल क्रिएट करनी है। तो यहाँ नीचे एक ऑप्शन दिया गया है क्रिएट फाइल, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपके सामने एक जो विंडो है वो ओपन होगी। अगर आपने मैन्युअली कोई टेक्स्ट जमा कराया है तो उसकी CSV फाइल है वो आपको यहाँ अपलोड करनी होगी। और अगर आपने कोई भी मैन्युअली चालान से कोई भी टैक्स जमा नहीं कराया है तो आपको इसमें कुछ भी फाइल नहीं करना है। और यहाँ जो 2 नंबर का कॉलम है इसमें आपको उस लोकेशन को सिलेक्ट करना है जहाँ आपने इस फाइल को सेव करना है। तो इस ब्राउज बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ब्राउज बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आप उस फोल्डर की लोकेशन है यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ आपको ये फाइल है वो सेव करनी है। तो मैं यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर मैंने डेमो नाम से फोल्डर बनाया है, उसमें इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, ये लोकेशन आपने दे दी। अब यहाँ मैंने एक चालान है वो भी क्रिएट किया था, तो इसकी जो CSI फाइल है उसको भी मैं यहाँ से अटैच कर देता हूँ, जिससे फाइल में कोई एरर शो नहीं हो। ये CSI फाइल है वो मैंने यहाँ ओपन कर ली है। अब इसके बाद में आपको यहाँ वैलिडेट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखिए अगर कोई फाइल में एरर होगी तो यहाँ एरर शो हो जाएगी। अगर एरर नहीं है तो आपकी फाइल है वो वैलिडेट हो जाएगी। यहाँ मेरे भी कोई एरर है वो शो हो रही है, मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ। ये मेरी इसमें एरर ये आया है कि मैंने ये जो फाइल है वो ओल्ड वर्जन में तैयार की थी और अब मैं आपको नए वर्जन में बता रहा हूँ, इसलिए ये फाइल है वैलिडेशन है उसमें ये एरर आ गई है। तो आप जिस वर्जन में को काम में ले रहे हैं उसी वर्जन में इस फाइल को आप तैयार करें। मैंने ये 7.6 वर्जन है उसमें 7.5 में तैयार की थी और अब वर्जन है वो 7.6 का मैंने आपको बताया है। 7.5 में तैयार की थी और यहाँ ये 7.6 वर्जन आ गया है। तो आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह से आप अपने TDS रिटर्न फाइल है उसको तैयार कर सकते हैं। जैसे ही आपकी फाइल है वो सक्सेसफुली तैयार हो जाएगी तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि इस तरह से आपकी ये फाइल है वो क्रिएट होंगी। इसमें आपकी ये जो फाइल होगी FVU फाइल, FVU फाइल, इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है इस तरह से जिप फोल्डर में। इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद में सेंड टू में जाएंगे और कॉम्प्रेस्ड जिप्ड फोल्डर इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी इस तरह की एक फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी। ये फाइल है वो आपको ई फाइलिंग पोर्टल के ऊपर अपलोड करनी होगी। 2-4 दिन में आपका ये फाइल है वो प्रोसेस हो जाएगा। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने अन्य साथियों को शेयर कीजिए और नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।